ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए एक बुरी खबर है। इनके प्रॉफिट के ऊपर अब सरकार टीडीएस काट सकती है। ये इन्फॉर्मेशन, ये न्यूज़ अभी मीडिया में है, कुछ इंटरनल सोर्सेज के थ्रू ऑफिशियल वर्ड आना बाकी है, लेकिन वर्ड ये है कि F&O ट्रेडिंग के ऊपर टीडीएस शुरू से ही काट लिया जाएगा। मतलब अगर आपने 1000 रुपये का प्रॉफिट किया, चाहे आप ऑप्शन बायर हैं, ऑप्शन सेलर, उस 1000 रुपये में अप टू 30% मतलब 300 रुपये तक आपको शुरुआत में ही ब्रोकर को देने पड़ेंगे। मतलब आपकी जेब में उस ट्रेड से सिर्फ 700 रुपये ही आएंगे। एक एग्जाम्पल है, आपके प्रॉफिट के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना आपके ऊपर टैक्स कटेगा। बट ऑप्शन ट्रेडिंग के ऊपर अब टीडीएस लगाया जा सकता है। इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे कि सरकार ये सब क्यों चाहती है, सरकार इन मामलों में क्यों पड़ रही है, सेबी का इसके ऊपर स्टैंड क्या है, क्या हो सकता है, किस किस को इसका नुकसान होगा, इससे मार्केट में एक्चुअल में रिटेल ट्रेडर्स का फायदा होगा या लॉसेस और बढ़ सकते हैं, रिटेल ट्रेडर की क्वांटिटी, नंबर ऑफ पीपल कैन गो डाउन एज वेल। इस वीडियो में पूरे इकोसिस्टम को, ग्राउंड रियलिटी को समझने की कोशिश करेंगे, वो ग्राउंड रियलिटी जो शायद ऊपर की अथॉरिटी को नहीं समझ में आती। लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो दोस्तों, आज की तारीख में अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, उसके ऊपर जो आप टैक्स देते हैं उसको बिजनेस इनकम में माना जाता है। मतलब आज की तारीख तक सरकार कहती है कि अगर आप F&O ट्रेडर हो तो आप एक बिजनेस चलाते हो और आपकी इनकम के हिसाब से आपके ऊपर साल के बाद टैक्स देना पड़ेगा आपको। मतलब आपकी स्लैब 5% से लेके 30% तक जा सकती है। अगर आप 3 से 6 लाख रुपए कमाते हैं तो 5%, 6 से 9 पे आपको 10% देना पड़ता है, 9 से 12 पे 15%, 12 से 15 लाख का प्रॉफिट अगर आप पूरा आप साल में कमाते हैं तो 20%, 15 लाख और उसके बियॉन्ड के प्रॉफिट के ऊपर आपको 30% टैक्स देना पड़ता है। ये एक बिजनेस इनकम, किसी भी बिजनेस में अगर आप पैसा कमाएंगे तो आपको ये टैक्स देना पड़ता है। F&O ट्रेडिंग को भी एक बिजनेस की तरह एक रिस्पेक्ट के साथ आज की तारीख तक देखा जा रहा है, लेकिन हो सकता है कि ये सोच चेंज हो जाए। ऐसा माना जा रहा है कि अब ऑप्शन ट्रेडिंग को स्पेकुलेटिव इनकम समझा जाएगा। स्पेकुलेटिव इनकम का मतलब है कि अब आपको अप टू 30% टैक्स एट एनी इनकम लेवल, जितना मर्जी पैसा आप कमाएं, चाहे आप 10 लाख कमा रहे हैं, 5 लाख कमा रहे हैं या 40 लाख कमा रहे हैं, देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि आपको हर टैक्स स्लैब पे 30% टैक्स ही देना पड़ेगा। एक बार टेक्निकली समझना और जरूरी है, आज की तारीख में F&O को बिजनेस इनकम माना जाता है। मतलब अगर आप अपने बिजनेस में, कोई और बिजनेस में भी कोई लॉस खाते हैं तो उस लॉस को F&O के गेन के साथ ऑफसेट किया जा सकता है। उसके बाद जो बचा कुचा वैल्यू होता है गेन का, उसके ऊपर टैक्स देना होता है। लेकिन अगर ये स्पेकुलेटिव इनकम में चला जाता है टीडीएस के साथ, तो उस केस में वो जो ऑफसेटिंग है वो खत्म हो जाएगी। अगर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में लॉस हुआ है तो ऑप्शन ट्रेडिंग के गेन के साथ ही उसको एडजस्ट किया जा सकता है। मतलब नेट ऑप्शन ट्रेडिंग के प्रॉफिट के ऊपर आपको पूरा का पूरा अप टू 30% टैक्स देना पड़ सकता है। अब मैं अप टू 30% इसलिए बोल रहा हूं कि सरकार के द्वारा जो टीडीएस का वैल्यू जनरली बताया जाता है, जो रेंज सेट की जाती है, वो 30% ही होती है। क्रिप्टो में भी आज की तारीख में पिछले साल सरकार ने 30% टीडीएस लगा रखा है। अब इस टेक्निकल बात से एक बात ये समझ में आती है कि जो आज की तारीख में बड़े प्रॉफिट वाले ऑप्शन ट्रेडर हैं, जो वैसे ही 30% टैक्स दे रहे हैं, उनको कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। उसके लिए ये मूव से जीरो इम्पैक्ट है, क्योंकि आज की तारीख में भी वो उसी स्लैब रेंज में है 30% वाले। लेकिन जो छोटे ऑप्शन ट्रेडर्स हैं, जो नए ऑप्शन ट्रेडर्स हैं, जो छोटा प्रॉफिट कमाएंगे, उनके लिए दिक्कत आएगी, क्योंकि आज की तारीख में पैसिव इनकम कमाने वाले वो ऑप्शन ट्रेडर्स अब ज़्यादा टैक्स भरेंगे। हो सकता है कि उनका टैक्स 20%, जो वो जिस स्लैब में भी है उस हिसाब से उनका टैक्स 2 गुना या 3 गुना भी हो सकता है। मतलब एक तरीके से ये लॉस मेकिंग ऑप्शन ट्रेडर को नहीं, ये प्रॉफिट मेकिंग ऑप्शन ट्रेडर को इंपैक्ट करने वाला रूल हो सकता है। दिस इज एग्जैक्टली ऑपोजिट टू व्हाट इट इज क्लेम्ड कि ये ऑप्शन ट्रेडर के, एक रिटेल ट्रेडर के हित का रूल है, जो कि नंबर्स के बेस पे लग नहीं रहा। अब इसमें सरकार पढ़ क्यों रही है, इसको समझना जरूरी है, और इसके 2 रीजन दिए जा रहे हैं। पहला रीजन के ओवरऑल जो टर्नओवर है, नोशनल हो या प्रीमियम टर्नओवर हो, वो बढ़ रहा है। जहां तक रिपोर्ट्स में आ रहा है, नोशनल टर्नओवर देखा जा रहा है, लेकिन प्रीमियम टर्नओवर और नोशनल टर्नओवर में जमीन आसमान का फर्क होता है। खैर, मान भी लेते हैं कि हाँ बढ़ रहा है। दूसरा रीजन ये कहना है कि जो लॉस मेकिंग ट्रेडर्स हैं, 89% लॉस मेकिंग ट्रेडर्स हैं, उनके लिए ये रूल लाया जा रहा है ताकि वो परसेंटेज कम हो सके, उनका फायदा हो सके, लोगों का नुकसान कम हो, लोगों की हाउस होल्ड इनकम पे बात आ रही है। बात सही है, दोनों बातें सही हैं, लेकिन उस प्रॉब्लम का समाधान करने का तरीका शायद कुछ और हो सकता था। वो तरीका ऐसा हो सकता था जिसमें आपको शायद एज गवर्नमेंट, एज अथॉरिटी, एज रेगुलेटर काम करना पड़ता। इसमें काम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको सिर्फ टैक्स रिडक्शन लगाना है, टैक्स स्लैब चेंज करनी है,
उससे सारा इकोसिस्टम अपने आप चेंज हो जाएगा, आपकी ऑपरेशनल एफर्ट एंड कॉस्ट खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर आप एक्चुअल में रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम करें, जिसमें रिटेल ट्रेडर का फायदा हो, सरकार का फायदा हो, पूरे इकोसिस्टम का फायदा हो, उसमें आपको कुछ स्टेप्स उठाने चाहिए थे। पहले मैं आपको इस तरीके के प्रॉब्लम बताता हूं। देखिए, जब आप एक ट्रेडिंग फॉर्मेट में टैक्स बढ़ा देंगे, शुरुआत में ही कह देंगे कि अगर आप ट्रेडिंग में प्रॉफिट कमाते हो तो शुरू में ही मेरी जेब में आप पैसा डाल देना, सरकार की जेब में आप पैसा डाल देना, तो जो ट्रेडर है वो ही सोचेगा यार मैंने कमाया नहीं, मैं इनको पहले क्यों दूं, और ये सोच के साथ वो उस फॉर्मेट को छोड़ेगा ही। नंबर ऑफ रिटेल ट्रेडर्स एक्चुअली डूइंग ऑप्शन ट्रेडिंग विल गो डाउन। बट इससे अथॉरिटीज को क्या लग रहा है, इससे ट्रेडिंग का लॉस कम हो जाएगा, F&O का ट्रेडिंग का लॉस कम हो जाएगा क्योंकि नंबर ऑफ ट्रेडर्स कम हो गए। लेकिन यही ट्रेडर्स आगे चल के क्रिप्टो में जाते हैं, यही ट्रेडर्स आगे चल के डब्बा ट्रेडिंग करते हैं, कलर गैम्बलिंग या कलर ट्रेडिंग जो भी नाम है इसका, उस तरफ जाते हैं क्योंकि वहाँ पे ईजी है ये सब कुछ, वहाँ पे ये रेगुलेशन नहीं है, ये सेबी के दायरे में नहीं आता है। आज की तारीख में ये सब कुछ धड़ल्ले से चल रहा है। डब्बा ट्रेडिंग तो सालों से, दशकों से चलता आ रहा है, उसके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं, लोकल लेवल पे कैश में काम होता है, कोई रोकने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई दबाने वाला नहीं है। कई के केसेस में लोकल पॉलिटिशियंस, लोकल अथॉरिटीज साथ मिलकर काम करते हैं। तो वो बड़ी बड़ी चीज़ों को रोकने की बजाय रिटेल ट्रेडर को ही रोका जा रहा है, और रिटेल ट्रेडर के पास ऑप्शन नहीं रहता, वो इन तरह के मार्केट्स में जाता है, फॉरेक्स मार्केट में जाता है, जो मार्केट्स बैंड है, इलीगल घोषित की गई हैं। कल को उसमें वो फंसता भी है तो यहाँ बचाने वाला वैसे भी कोई नहीं होने वाला, क्योंकि दीज काइंड्स ऑफ ट्रेडिंग डू नॉट फॉल इनटू द रेगुलेशंस ऑफ द स्टॉक मार्केट रेगुलेटर। दूसरा प्रॉब्लम, जो 90% लॉस मेकिंग, 10% या 11% प्रॉफिट मेकिंग ट्रेडर्स हैं, उस 11% प्रॉफिट मेकिंग ट्रेडर्स में सेबी की ही रिपोर्ट के अनुसार जितना भी वो प्रॉफिट कमाते हैं, जो 11% लोग हैं, उसका 15 से 50% तक अपने पैसे का, नेट प्रॉफिट का, वो ट्रांजैक्शन कॉस्ट में देते हैं। ये ट्रांजैक्शन कॉस्ट में ब्रोकरेज आ जाता है, एसटीटी चार्जेस आ जाते हैं, सेबी के टर्नओवर चार्जेस आ सकते हैं, सब कुछ आ जाता है। लेकिन 15 से 50% अपने प्रॉफिट का वो ऑलरेडी उधर दे रहा है, और तो और जो लॉस मेकिंग है वो अपने नेट लॉस का 28% लॉस इन्हीं ट्रांजैक्शन चार्जेस में दे रहा है। तो अगर आपको सच में उसकी फिक्र है, रिटेल ट्रेडर की फिक्र है, तो अपने करंट चार्जेस, एसटीटी को हटाएं, कम, एसटीटी को तो खत्म ही कर देना चाहिए, और बाकी के चार्जेस को भी रिलेटिवली कम करना चाहिए। वहाँ पे ध्यान नहीं है। लॉस मेकिंग ट्रेडर्स को अगर कम लॉस मेकिंग ट्रेडर्स करना है तो आप करंट फ्रेमवर्क को भी रिविजिट करें। अब इतने सारे रेगुलेशंस लगेंगे, अजीब तरीके से टैक्सेस लगेंगे, तो जो इंटरेस्ट है ऑप्शन ट्रेडर का वो कम होगा, नंबर ऑफ ट्रेडर्स विल गो डाउन। अरे नंबर ऑफ ट्रेडर्स विल गो डाउन तो नुकसान ब्रोकर का भी होगा, एनएसई का भी होगा, जो कि इतने सारे ट्रांजैक्शन चार्जेस से पैसे कमाता है, तो वहां पे भी लॉस। इट्स ए लॉस मेकिंग आइडिया फॉर एवरीबडी इन द इकोसिस्टम। और यहां पे ये समझना जरूरी है कि इसमें सेबी का रोल क्या है। मतलब सेबी आज की तारीख में क्या ऑप्शन ट्रेडर के प्रॉफिट को बचाने के लिए रिपोर्ट करने के अलावा, 25 जनवरी 2023 में रिपोर्ट आई थी, उस रिपोर्ट को लिखने के बाद सेबी ने एग्जैक्टली किया क्या है? कुछ एक दो बड़े ऑर्डर्स आए हैं, लेकिन उसके बाद कोई बड़ा मूव नहीं है। और जहां तक इस F&O लॉस मेकिंग ट्रेडर्स के परसेंटेज को कम करने की बात है, तो क्या सेबी ने कोई डिसीजन नहीं लिया खुद से? क्या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ये सब कर रही है? क्या फाइनेंस मिनिस्टर को ये डिसीजन लेना पड़ रहा है कि किस तरह से ऑप्शन ट्रेडर के प्रॉफिट को बढ़ाया जाए या लॉस मेकिंग ट्रेडर्स को कम किया जाए? मतलब सेबी हैज गिवन अप, सेबी ने कोई डिसीजन नहीं लिया। और अगर कल को ये टीडीएस वाला आइडिया लगा भी दिया जाता है प्ले में, तो इजंट सेबी गोइंग टू अपोज इट? क्योंकि ऑब्जेक्टिवली स्पीकिंग, ऑन ए फैक्चुअल एंड ए नंबर बेसिस, इट्स अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ ऑप्शन ट्रेडर। अब इसमें सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं? मतलब सेबी एक्चुअल में क्या कर सकता है? जो 3-4 चीज़ें उसके हाथ में हैं, वो लॉट साइज बढ़ा सकता है, वो एंट्री बैरियर इंक्रीज कर सकता है। एंट्री बैरियर में नेटवर्क चेक कर लो, देख लो ट्रेडिंग एक्सपीरियंस कितना है, कुछ 4-5 पैरामीटर्स क्रिएट करो, उसके बेसिस पे उसको अलाउ करो कि ऑप्शन ट्रेडिंग करना है या नहीं, या कितने कैपिटल के साथ कर सकता है, कितना एक्चुअल लॉस ले सकता है अपने नेटवर्क के हिसाब से। क्या अवेयरनेस लेवल पे जब डीमेट अकाउंट खोलते हैं, तो जब हम इनकम स्टेटमेंट साथ में डाल देते हैं तो हमारा ऑप्शन ट्रेडिंग सेगमेंट एक्टिवेट हो जाता है, तो उसके साथ कुछ एजुकेशन प्रोग्राम क्रिएट करें ब्रोकर के साथ, जहाँ पे उसको मैंडेटरी लेवल पे ट्रेनिंग करनी पड़े बिफोर एक्चुअल ऑप्शन ट्रेडिंग। तो ये सब काम करना पड़ेगा ना, मतलब इसमें मेहनत लगेगी, पैसा लगेगा, और आईपीएफ का बहुत सारा पैसा इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एजुकेशन फंड सेबी के पास पड़ा है, वो इसी काम के लिए होता है। Why don't you use it properly? तो सेबी, if you really care about option trader, this is the time to show it. दिखाओ करके काम कुछ ऐसा जिसमें ऑप्शन ट्रेडर की और वोट ना लगे, ऑलरेडी बहुत वोट लग रखी है। और अगर by any means this whole media news is just a gimmick, एक सिर्फ तरीका है एक बड़ा रूल मार्केट में रूमर की तरह फैलाने का और बाद में एक कम हार्डर रूल लेके आने का, वो भी एक चीप ट्रिक है,
ये और गलत बात हो जाएगी कि कल को कहें कि वो चीज़ नहीं थी, हम तो सिर्फ इतना कर रहे हैं, हम सिर्फ टैक्स बढ़ा रहे हैं जो कि 30% नहीं है, शायद 15% है, चाहे फ्लैट 20% है, या हम कोई ऐसी रेगुलेशन लेके आ रहे हैं जो कि आज की तारीख में ऑप्शन ट्रेडर को सता नहीं रही है लेकिन सता सकती है, बट कम हार्श है एज कम्पेयर टू 30% TDS। तो सर ये भी एक गलत तरीका है, और अगर आपको रेगुलेट करना है, डू इट प्रॉपरली, डू इट विद ट्रांसपेरेंसी एंड डू इट विद द इंटरेस्ट ऑफ द रिटेल ट्रेडर फर्स्ट फॉर ए लॉन्ग टर्म। I hope कि some of these points make sense to somebody hears it, makes some decisions properly। आपको क्या लगता है दोस्तों, what do you think of this rule? अगर आपको ये वीडियो अच्छे से समझ नहीं आया तो दोबारा देख के थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके, बट मेक श्योर कि अपने कमेंट्स, अपनी सोच कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपने और डिजिटल ब्लॉगर को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियोज़ देखते हैं लगातार, तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। दैट हेल्प्स अस टू कीप मोटिवेटेड टू क्रिएट दिस काइंड ऑफ कंटेंट विद रिसर्च एंड कॉन्फिडेंस। थैंक यू सो मच, बाय बाय।